सोचो एक ऐसी ट्रेन जिसमें एक बार चढ़ने के बाद वापस उतरने का मौका नहीं मिलता। एक अननोन वायरस जो सेकंड्स में इंसान को जिंदा लाश बना देता है। अचानक आसपास के लोग एक एक करके एक दूसरे के ही खून के प्यासे ज़ोंबीज बनने लगते हैं। न कहीं भागने की जगह और न जिंदा बचने का कोई रास्ता। एक पिता जो शुरू में सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, क्या वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर पाएगा? आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी जहां हर सेकंड एक नई मौत लेकर आता है और हर डिसीजन लाइफ और डेथ के बीच का फर्क बन जाता है। तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है एक हॉक सप्लायर से जो अपना बड़ा ट्रक लेकर एक क्वारंटाइन जोन के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, कुछ वॉलंटियर्स उसके ट्रक को तुरंत डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक उसका फोन बजता है। ड्राइवर फोन उठाता है लेकिन उसका ध्यान रोड से हट जाता है और अचानक उसका ट्रक किसी चीज से जोर से टकरा जाता है। वो तुरंत ब्रेक लगाता है और बाहर निकलकर देखता है एक हिरन उसकी गाड़ी से टकराकर मर चुका होता है। ड्राइवर थोड़ा चेक करता है कि ट्रक को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, फिर बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वो डियर अचानक हिलता है और धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब नॉर्मल बर्न नहीं होता। कुछ अजीब, डरावना और अननेचुरल दिखता है। सीट शिफ्ट होता है एक बड़े ऑफिस में जहाँ सियोको नाम का एक फंड मैनेजर अपने क्लाइंट के साथ बैठा होता है। वो स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में कामली डिस्कस कर रहा होता है। मीटिंग के बाद सियोको अपने फोन पर न्यूज स्क्रॉल करता है और एक हेडलाइन उसका ध्यान खींच लेती है। हेडलाइन पर लिखा होता है रिजर्वायर में मछलियों की मिस्टीरियस डेथ। ये देखकर सियोको तुरंत अपने असिस्टेंट किम को कॉल करता है और बिना टाइम वेस्ट किए कहता है केमिकल कंपनी के सारे शेयर्स तुरंत बेच दो। पार्किंग लॉट में सियोको अपनी एक्स वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोको की अपनी वाइफ से डिवोर्स हो चुकी है और इनकी एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम है सुआन। सुआन की माँ अपनी बेटी को वापस चाहती है क्योंकि सियोको अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता। वो एक सेल्फिश और रूड इंसान होता है। घर पर सियोको अपनी माँ और बेटी सुआन के साथ रहता है। जब वो सुआन के रूम में जाता है तो देखता है कि सुआन चुपके से अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। जैसे ही सियोको रूम में आता है, सुआन कॉल कट कर देती है। सियोको उसे समझाता है कि वो बिजी है लेकिन नेक्स्ट वीक उसे बुसान ले जाएगा, पर सुआन क्लियरली अपसेट होती है। सियोको उसका मूड ठीक करने के लिए बर्थडे गिफ्ट देता है लेकिन फिर रियलाइज करता है कि ये वही गिफ्ट है जो उसने लास्ट ईयर भी दिया था, यानी कि सेम गिफ्ट। सुआन कहती है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। तब वो डिसाइड करता है कि सुआन को उसकी माँ के पास बुसान जरूर ले जाएगा। अगली सुबह सियोको और सुआन कार से बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनकी कार एक ट्रक से टकराने से बचती है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि फायर ट्रक्स एक जल्दी हुई बिल्डिंग की तरफ जा रही है। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे टेंस होता जा रहा होता है। दोनों स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन के अंदर अलग अलग लोग इंट्रोड्यूस होते हैं। एक बेसबॉल टीम और इनका कैप्टन, एक प्रेग्नेंट वुमन और उसका स्ट्रॉन्ग हस्बैंड सैंग हुआ, दो बहनें, एक रूड और सेल्फिश बिजनेसमैन जिसका नाम है योंग सुक, एक भिखारी। इसी बीच वो इंजर्ड लड़की भी चुपके से ट्रेन में घुस आती है जिसके बॉडी पर बाइट मार्क्स और गहरे जख्म होते हैं। सुआन के डैड सीट पर सो रहे थे। इसी बीच सुआन अपने सीट से उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है जहाँ उसे एक कपल मिलते हैं और उसकी उससे दोस्ती हो जाती है। अब ट्रेन चल पड़ती है। वो इंजर्ड लड़की धीरे धीरे ट्रेन के अंदर गिरती पड़ती आगे बढ़ती है। अचानक बेहोश हो जाती है। एक फीमेल अटेंडेंट उसकी हेल्प करने के लिए आती है। दूसरी तरफ सुआन के डैड अपनी बेटी को सीट पर ना पाकर परेशान हो जाते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं और वहाँ वो लड़की अचानक छक्के से उठी है और उसकी बॉडी डरावने अंदाज में ट्विस्ट होने लगती है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो एक भयानक ज़ोंबीज बन जाती है। वो फीमेल अटेंडेंट पर अटैक करती है और उसे काट लेती है। फिर वो आगे बढ़कर और लोगों पर अटैक करना शुरू करती है। जिन लोगों को बाइट लगता है वो भी कुछ ही सेकंड्स में एक भयानक ज़ोंबी में तब्दील हो जाते हैं। पूरी ट्रेन में अफरा तफरी फैल जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी सुआन के डैड ये सब देख लेते हैं और बहुत डर जाते हैं। अपनी बेटी को देखते ही वो उसे अपनी गोद में उठाकर भागता है। सैंग हुआ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को प्रोटेक्ट करता है और ज़ॉम्बी से फाइट करता है। सियोको और कुछ लोग एक कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। सैंग हुआ और उसकी वाइफ बाहर रह जाती है। सियोको जानबूझकर गेट बंद करता है जिससे सैंग हुआ गुस्सा हो जाता है। तभी सुआन अपने डैड से कहती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, डैड इन्हें अंदर आने दीजिए। सैंग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लास्ट मोमेंट पर अंदर घुस जाते हैं। सैंग हुआ काफी गुस्से में होता है और सियोको को जोर से कन्फ्रंट करता है। इसी बीच सब नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बीज गेट के उस साइड पर खड़े हैं लेकिन वो गेट खोल नहीं पा रही। तब सियोको एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करता है, ज़ॉम्बीज सिर्फ तब अटैक करते हैं जब उन्हें इंसान दिखाई देते हैं। ये समझते ही वो लोग तुरंत न्यूज़पेपर से ग्लास कवर कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें देख ना पाए। ट्रेन ऑपरेटर अनाउंस करता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी। पैसेंजर्स टेंशन में बाहर देते हैं और शॉक हो जाते हैं। स्टेशन का माहौल बहुत ही खौफनाक होता है। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर रहे हैं। पूरे देश में दंगे और अटैक्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। मिलिट्री को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। लोगों को घर के अंदर रहने को कहा जा रहा है। इसी बीच सियोको को उसकी माँ की कॉल आती है। वो डर के मारे पूछती है, तुम और सुआन सेफ तो हो ना? फिर वो सियोको से कहती है कि अपनी बेटी का ध्यान रखे और अपनी वाइफ से मिल जाए। जैसे ही वो बात कर रही होती है
उसकी आवाज अचानक बदल जाती है, कमजोर और अजीब हो जाती है। सियुकबू समझ जाता है कि उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन वो ये बात स्वान से छुपा देता है। अगले सीन में एक बूढ़ी लेडी एंगल खड़ी होती है और स्वान अपनी सीट उसे दे देती है। सियुकबू ये देखकर गुस्सा हो जाता है और स्वान को कहता है ये गलत है, इस सिचुएशन में सिर्फ अपने बारे में सोचना जरूरी है, सिर्फ अपनी जान बचाओ। स्वान कंफ्यूज हो जाती है और बहुत हर्ट हो जाती है। ये क्लियरली दिखाता है कि सियुकबू अभी भी इमोशनली कोल्ड और सेल्फिश इंसान है। अनाउंसमेंट फिर से होता है कि ट्रेन डाइजोन स्टेशन रुकेगी, जहां मिलिट्री लोगों को सेव करेगी। सब लोग थोड़ा रिलीफ फील करते हैं, लेकिन योंग सूक समझ जाता है कि एक्चुअली डाइजोन भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत चालाक इंसान है। सियुकबू सीक्रेटली अपने अमीर क्लाइंट से बात करता है। क्लाइंट उसे मशवरा करता है मेन एग्जिट से मत जाना, ईस्ट गेट से निकलना, क्योंकि ये रास्ता सेफ है। सियुकबू डिसाइड करता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को ही ले जाएगा और दूसरों की हेल्प नहीं करेगा। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, लेकिन सब कुछ अजीब साइलेंट होता है। कोई मिलिट्री नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। एक अजीब सी घबराहट सबको होती है। फिर भी लोग धीरे धीरे ट्रेन से डरते डरते उतरते हैं। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं। इसी बीच वो सेल्फिश आदमी योंग सूक ड्राइवर से कहता है कि इन ट्रेन को बुसान ले चलो, क्योंकि यहाँ भी वायरस फैल चुका है। ड्राइवर कहता है कि पहले सबको वापस ले आते हैं, पर वो आदमी नहीं मानता और ड्राइवर को बहुत इंसिस्ट करता है। सियुकबू भी बेटी को लेकर दूसरे रास्ते से जाता है। तब स्वान दूसरों को भी इस सेफ रास्ते से ले जाने की जिद करती है और इसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं, जिस पर स्वान रोकर अपने डैड से कहती है कि आप सेल्फिश हो, इसीलिए मम्मा भी आपको छोड़कर चली गई। ये बात सियुकबू को बहुत हर्ट करती है। दूसरी तरफ वो भिखारी बाप बेटी की बातें सुन लेता है और इनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है। तभी एक इंजर्ड सोल्जर दिखाई देता है। वो भिखारी आदमी इसके पास जाता है हेल्प के लिए। अचानक सोल्जर उस पर अटैक कर देता है और फिर पूरा मिलिट्री ग्रुप ज़ोंबीज बन चुका होता है। अचानक हर तरफ ज़ोंबीज अटैक कर देते हैं। लोग चिल्लाते हैं, भागते हैं, गिरते हैं। कई लोग तुरंत मर जाते हैं। सैंग हुआ अपनी वाइफ को बचाता है। सियुकबू अपनी बेटी को ढूंढता है और ऑलमोस्ट उसे खोने वाला ही होता है कि तभी लास्ट मोमेंट पर सैंग हुआ उसे बचाता है। यहाँ सियुकबू को समझ आता है कि वो सेल्फिश बन रहा था, बट आज उसी की बेटी को उसने बचाया जिसको मरने के लिए उसने ट्रेन में छोड़ दिया था। स्वान को वो प्रेग्नेंट लेडी लेकर जाती है। सियुकबू और सैंग हुआ दोनों मिलकर ज़ोंबीज का मुकाबला करते हैं। सब लोग जान बचाकर वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ज़ोंबीज उनके पीछे दौड़ते हैं। लोग गिर रहे हैं, ज़ोंबीज उन्हें पकड़ रहे हैं। कुछ लोग सैक्रिफाइस करते हैं दूसरों को बचाने के लिए। सियुकबू भी ज़ोंबीज से फाइट करता है और वो भिखारी इसकी हेल्प करता है। सैंग हुआ और बचे हुए बेसबॉल टीम के लड़के सब मिलकर सियुकबू की मदद करते हैं और एक लास्ट डोर को लॉक करने की कोशिश करते हैं। वहाँ स्वान को लेके वो प्रेग्नेंट लेडी एक बूढ़ी औरत जो अभी बहन से बिछड़ गई थी उसे लेकर एक अपार्टमेंट में चले जाती है और दूसरी लेडी को किम ले जाती है। और यहाँ वो सेल्फिश बिजनेसमैन ट्रेन अटेंडेंट को जबरदस्ती कहता है कि ट्रेन स्टार्ट करवाओ। किम अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी, पर मजबूरन उस अटेंडेंट को ट्रेन ऑन करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। यहाँ वो लेडी बहुत इमोशनल होती है क्योंकि वो अपनी बहन से बिछड़ चुकी थी। दूसरी तरफ वो लोग लास्ट डोर लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर ये लॉक ज्यादा देर तक नहीं टिकता और ज़ोंबीज ब्लास्ट तोड़कर बाहर निकल आते हैं। ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला होता है। लोग लास्ट सेकंड पर जंप करके अंदर आते हैं। बहुत से बेसबॉल टीम के लोग ज़ोंबीज का शिकार बन जाते हैं। सैंग हुआ और सियुकबू मिलकर ज़ोंबीज को रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत मुश्किल से ट्रेन का गेट बंद करते हैं। एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फाइनली वो गेट बंद कर देते हैं और ट्रेन वापस चल पड़ती है। ट्रेन के अंदर सब लोग शॉक होते हैं। कई लोग अपने प्यारे को खो चुके हैं। बेसबॉल टीम के मेंबर्स मर चुके हैं। एक लड़का योंगुक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं और सिर्फ वही बच पाया है। सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। स्वान, वो प्रेग्नेंट लेडी और वो दादी और बूढ़ी औरत जिस कंपार्टमेंट में वहाँ दोनों तरफ से ज़ोंबीज का खतरा था। तब ये लोग बहुत मुश्किल से वॉशरूम के अंदर चले जाती है। कुछ लोग एक सेफ कंपार्टमेंट में है, लेकिन आगे और पीछे दोनों तरफ ज़ोंबीज फिल्ड कंपार्टमेंट है, मतलब वो बीच में फंस गए हैं। सैंग हुआ के फोन में कॉल आता है। स्वान बताती है कि वो कंपार्टमेंट नंबर 13 के टॉयलेट में छुपे हुए हैं और ये लोग कंपार्टमेंट नंबर 9 में होते हैं और बीच में सारे कंपार्टमेंट ज़ोंबीज से भरे हुए हैं। सियुकबू, सैंग हुआ और बेसबॉल टीम के एक लड़का जो जिंदा बच गया था, ये लोग डिसाइड करता है कि हम बैठकर वेट नहीं कर सकते, हमें फाइट करके आगे जाना ही होगा। उनका प्लान होता है ज़ोंबीज कंपार्टमेंट क्रॉस करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेस्क्यू करना और सेफ कंपार्टमेंट तक पहुंचना। वो लोग जो भी चीजें मिलती है यानी कि बैट्स, शील्ड्स, कपड़े, उसे यूज करके तैयारी करते हैं। उनका गोल क्लियर होता है, कंपार्टमेंट नंबर 13 तक पहुंचना, जहां सैंग हुआ की वाइफ और स्वान फंसी हुई है। फिर उन्हें लेकर सेफ कंपार्टमेंट यानी कि कंपार्टमेंट नंबर 15 तक जाना, जहाँ किम और बाकी सब लोग हैं। सब लोग जो भी मिलता है उसे रिबन्स बनाते हैं। सैंग हुआ फ्रंट लीड करता है क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। सियुकबू पीछे गार्ड करता है और योंग सूक बीच में रहता है। जैसे ही वो नेक्स्ट कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हैं, अंदर हजारों ज़ोंबीज खड़े होते हैं। एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाते हैं। फिर सैंग हुआ बिना डरे सीधा ज़ोंबीज पर टूट पड़ता है। वो अपने हाथों से ज़ोंबीज को धक्का देता है, पंच मारता है और रास्ता बनाता है। वो और योंग सूक भी उसके साथ मिलकर फाइट करते हैं, बैट से अटैक करते हैं, शील्ड से ब्लॉक करते हैं, एक एक स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। ये सीन पूरा सर्वाइवल दिखाता है। एक कंपार्टमेंट का दूसरे कंपार्टमेंट में वो बेसबॉल टीम के इंफेक्टेड मेंबर्स को देते हैं। योंगुक अपने दोस्तों को ज़ोंबी बना हुआ देखकर शॉक हो जाता है। वो हिल नहीं पाता। सैंग हुआ उसे जोर से पुश करता है और दोनों लड़ते हैं ज़ोंबी से। एट लास्ट योंगुक लड़ने की सोचता है कि तभी ट्रेन टनल में एंटर करती है और अंधेरा हो जाता है। ज़ोंबी इसे देख नहीं पाती। ये लोग सेफली निकल जाते हैं। अब ये लोग नेक्स्ट टनल का इंतजार करते हैं। टनल के आते ही सियुकबू अपने फोन से सैंग हुआ के फोन नंबर पे कॉल करता है।
जो ज़ोंबीज के लिए एक जाल था ताकि उनका ध्यान फोन की तरफ चले जाए, जिससे ये लोग सेफली ये कंपार्टमेंट क्रॉस कर सके। ये लोग आखिरकार उन तक पहुंच ही जाते हैं और रोशनी होने से पहले वॉशरूम में छुप जाते हैं। किम को योंगुक कैच करता है। किम खुशी खुशी सबको बताती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, जिससे वो सेल्फिश बिजनेसमैन कहता है कि वो लोग इतने सारे कंपार्टमेंट्स को सेफली क्रॉस करके कैसे आ सकते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग जरूर इन्फेक्टेड ही होंगे। वो सब लोगों को भड़काता है। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब उन्हें कंपार्टमेंट नंबर 15 में जाना होता है, जो कि सेफ कंपार्टमेंट होता है। ये लोग नैने की अंधेरे के फायदा उठाकर कंपार्टमेंट को क्रॉस करने की कोशिश करती है, और इतने में ही टनल खत्म हो जाता है और सियुकू और उबकारी सीट के पीछे छुप जाते हैं। उबकारी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसका पैर एक कैन की बोतल के ऊपर आ जाता है, जिससे ज़ोंबीज इनकी तरफ आने लगते हैं। वो लोग नॉक करते हैं। अंदर वाले लोग देखते रहते हैं, लेकिन वो सेल्फिश बिजनेसमैन यांग सुक बोलता है उन्हें अंदर आने मत देना, शायद ये इन्फेक्टेड हो। बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं। एक लड़की योंगू की गर्लफ्रेंड रोकर रिक्वेस्ट करती है, पर कोई नहीं मानता। फैंग वो बहुत मुश्किल से गेट को आधा लॉक करके ज़ोंबीज को रोके रखता है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। एक तरफ ज़ोंबीज, दूसरी तरफ सेल्फिश ह्यूमंस। सियुकू, फैंग और बाकी लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अंदर वाले लोग दरवाजे को फोर्स से बंद रखते हैं। फाइट के बीच एक ज़ोंबी फैंग को बाइट कर देता है। सब शॉक हो जाते हैं। योंगू गेट को तोड़ देता है और ये लोग बहुत मुश्किल से अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर वो सेल्फिश आदमी इन्हें आने ही नहीं देती। वो लेडी अपनी बहन को देख लेती है और गुस्सा होती है। फैंग समझ जाता है कि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है, फिर भी वो फाइट करता रहता है अपनी आखिरी सांस तक, सिर्फ अपनी वाइफ और दूसरे लोगों को बचाने के लिए। फैंग सियुकू से कहता है प्लीज मेरी बीवी और मेरे अनबॉर्न बेबी का ख्याल रखना। सियुकू इमोशनल हो जाता है और फाइनली उसे रियलाइज होता है कि वो गलत था। वो फैंग से माफी मांगता है। फैंग की वाइफ को लास्ट टाइम देता है और स्माइल करता है। फिर वो खुद को सैक्रिफाइस करता है ज़ोंबीज को रोकने के लिए। ये लोग बहुत मुश्किल से गेट तोड़कर अंदर आते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। वो बुरी औरत खुद की लाइफ इनके लिए सैक्रिफाइस करती है। ये देखकर उसकी बहन बहुत हर्ट होती है। जब ड्रू फाइनली अंदर आ जाता है, ये सब लोग इन लोगों को दूसरे कंपार्टमेंट में जाने को कहते हैं, क्योंकि शायद ये लोग इन्फेक्टेड होंगे। ये सब लोग दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। इनके साथ किम भी चली जाती है। वो बूढ़ी लेडी जिसने अपनी सिस्टर को ज़ोंबी बना हुआ दूधा है, फिर गुस्से में वो सेल्फिश लोगों का कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है और कहती है तुम सब भी वेस्ट हो, तुम्हें भी मरना चाहिए। जो कि अंदर घुस जाते हैं और सारे सेल्फिश लोग मारे जाते हैं। ये लोग देखकर समझ जाते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब ट्रेक बुसान की तरफ बढ़ रही होती है। सिर्फ कुछ लोग ही बच गए हैं। सियुकू, उसकी बेटी स्वान, वो प्रेग्नेंट लेडी जो सैंगहुआ की वाइफ है, बेसबॉल बॉय योंगुक, उसकी गर्लफ्रेंड, सब इमोशनली टूट चुके होते हैं। सैंगहुआ की वाइफ शॉक में होती है, उसका पति अब नहीं रहा। स्वान भी चुप हो जाती है, उसने सब कुछ देखा होता है। सियुकू अब बदल चुका होता है। वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा नरमी और केयरिंग हो जाता है। फिर तभी सियुकू को उसके असिस्टेंट किम का कॉल आता है। रोते हुए किम बताता है जो वायरस फैला है वो एक्सीडेंट नहीं था, एक्चुअली केमिकल कंपनी के ओनर ने बदले में वायरस रिलीज कर दिया है। और सबसे बड़ा शॉक, सियुकू ने खुद उस कंपनी के सारे शेयर्स बेचकर इनडायरेक्टली इस सिचुएशन को ट्रिगर किया था। ये सुनकर सियुकू टूट जाता है। उसे गिल्ट फील होता है कि कहीं न कहीं वो भी इन सारी चीजों के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अचानक ट्रेन रुक जाती है। ऑपरेटर अनाउंस करता है कि आगे ट्रैक्स पर कंटेनर्स गिरे हुए हैं। वो कहता है मैं पहले चेक करता हूँ, तुम लोग लेफ्ट ट्रैक पर दूसरी ट्रेन पकड़ना। सब लोग ट्रेन से उतरते हैं। यहाँ दूसरी तरफ वो सेल्फिश बिजनेसमैन और वो अटेंडेंट जिंदा बच जाते हैं। ये लोग टॉयलेट में छुपे हुए होते हैं। बाहर सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस होती है। हर तरफ टूटी हुई ट्रेन, अंधेरा, ज़ोंबीज छुपे हुए थे। ऑपरेटर एक सेफ ट्रेन ढूंढ ही लेता है। दूसरी तरफ टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए सेल्फिश बिजनेसमैन उस अटेंडेंट को चेक करने को कहता है और उसे ज़ोंबी के हवाले कर देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच एक जल्दी हुई ट्रेन हाई स्पीड में आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सब तरफ आग, धुआं और तबाही मची होती है। ये ग्रुप अलग हो जाता है। योंगुक और उसकी गर्लफ्रेंड अलग हो जाती है। ये लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और वो सेल्फिश वहाँ भी आके लड़की को ज़ोंबी की तरफ घिरेल देता है और खुद यहाँ से निकल जाता है। गर्लफ्रेंड को ज़ोंबी बाइट लग जाता है। योंगुक उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। वो उसे छोड़ नहीं पाता और फाइनली वो भी उसके साथ इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ इन दोनों का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ ये लोग यहाँ ट्रेन के नीचे फंसे हुए होते हैं। सियुकू इन्हें बचाता है, पर एट लास्ट इन लोगों को बचाने के लिए वो भिखारी खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस करता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए होते हैं, सियुकू, सुहान और वो प्रेग्नेंट लेडी। दूसरी तरफ उस ट्रेन के ड्राइवर को एक ट्रेन मिल जाती है और वो रास्ते में इस सेल्फिश बिजनेसमैन को देता है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। ड्राइवर उसकी जान बचाने के लिए उसकी मदद को बढ़ता है और वो सेल्फिश बिजनेसमैन उसे भी ज़ोंबीज की तरफ धकेल देता है और अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन में चढ़ जाता है। अब ये तीनों लास्ट ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन उस ट्रेन में वो सेल्फिश बिजनेसमैन वो हाफ ज़ोंबी स्टेट में होता है, यानी कि उसे भी ज़ोंबी ने काट लिया था और वो अब ज़ोंबीज बनने वाला है। वो सेल्फिश बिजनेसमैन अपनी जान बचाने के लिए सियुकू पर अटैक करता है। दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। सियुकू से रोका है, लेकिन फाइट के दौरान सियुकू को ज़ोंबी बाइट न जाता है। सियुकू समझ जाता है कि वो अब बच नहीं सकता। वो आखिरकार वो सेल्फिश बने ज़ोंबी को नीचे गिरा देता है और उसे बाइट लग जाता है। वो तुरंत प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रेन कंट्रोल करना सिखाता है। ये ब्रेक है, इसे ऐसे यूज करना है। फिर वो स्वान के पास जाता है और स्वान उसे पकड़ लेती है और रोने लगती है, पापा मत जाओ। सियुकू भी रो पड़ता है, लेकिन वो जानता है कि उसे जाना ही होगा। जब इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल रहा होता है, सियुकू को एक मेमोरी
याद आती है जब सुहान पैदा हुई थी। उसका फर्स्ट मोमेंट वो स्माइल करता है, फाइनली समझ आता है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो कि उसके लिए उसकी फैमिली है। सीयू को ट्रेन के इस पर खड़ा होता है, एक लास्ट बार अपनी बेटी को याद करता है और फिर वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करता है। वो ट्रेन से जंप करके अपनी जान दे देता है। ट्रेन फाइनली अब बुसान पहुंचता है। सुहान और वो प्रेग्नेंट लेडी उतरते हैं और एक टनल से गुजरते हैं। टनल के दूसरी तरफ मिलिट्री सोल्जर्स खड़े होते हैं। वो उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये लोग इन्फेक्टेड है या नहीं। उन्हें शूट करने का ऑर्डर मिल जाता है। जैसे ही सोल्जर शूट करने वाले होते हैं, सुहान जोर जोर से गाना गाती है, वही पोएम जो वो स्कूल में नहीं बोल पाई थी। उसकी आवाज सुनकर सोल्जर समझ जाते हैं कि ये इंसान है, ज़ोंबीज नहीं। मिलिट्री उन्हें बचा लेती है और फाइनली सिर्फ सुहान और वो प्रेग्नेंट लेडी ही सर्वाइव कर पाते हैं। सो गाइस, यही पे इस मूवी का एंड होता है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।